हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आज हम डाइपोल को 10 मिनट के अंदर पूरा निपटाने वाले हैं। पूरे बेसिक्स को एक जगह कवर करेंगे, सारे फॉर्मूले एक जगह पर देखेंगे, डाइपोल के जितने भी एप्लीकेशन पॉसिबल है सब हम लोग एक जगह पर लेकर आने वाले। जल्दी से शुरुआत करते हैं। अगर मैं डाइपोल की बात करूं, डाइपोल होता है क्या? डाइपोल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। मतलब डी शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। आपने कहा सर किससे बहुत छोटा? आपने कहा सर जहां पर आप इफेक्ट देख रहे हैं, मतलब जनरली मैं इसको आर एल किसी से भी दर्शा सकता हूं। मतलब इस डाइपोल का प्रभाव आप जहां देखने जा रहे हो उसके रिस्पेक्ट में ये दूरी बहुत छोटी होनी चाहिए, तभी मैं इसको एक डाइपोल की तरह कंसीडर कर सकता हूं। तभी जो आगे फॉर्मूले बताने वाला हूं वो सब एप्लीकेबल होंगे। तो अगर मैं बात करूं डाइपोल के, तो माइनस क्यू प्लस क्यू, टू इक्वल अपोजिट आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज डाइपोल। सर क्या ये रियल फिनोमेना है? सर माइनस क्यू प्लस क्यू पास पास रखो तो चिपक क्यों नहीं जाते? बेटा ये रियल फिनोमेना है, इनके बीच में मोहब्बत तो बहुत है, लेकिन Na प्लस Cl माइनस स्टेरिक हिंड्रेंस आ जा रहा है, इसलिए चिपक नहीं पाते हैं। बट एक्चुअली इनके बीच में मोहब्बत बहुत है। तो यस, दिस इज अ रियल फिनोमिना, इट एग्जिस्ट, और इसी के बारे में हम स्टडी करते हैं कि इनका प्रभाव कैसे पड़ता है। तो हमारे पास बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें पार्शियल पोलैरिटी आती है बिकॉज ऑफ द कोवैलेंसी, बिकॉज ऑफ द आयनिक बॉन्ड्स। उनका प्रभाव कैसे पड़ता है, आइए उनको डिस्कस करना शुरू करते हैं। मतलब अगर एक डाइपोल रखा है, मतलब Na प्लस Cl माइनस है, तो उसका स्पेस में क्या प्रभाव पड़ेगा? वो अपने कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, वो अपने कारण पोटेंशियल पैदा करेगा। तो क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? इसके लिए डिफाइन करते हैं डाइपोल की दिशा। डाइपोल डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। और यहां पर हम दो पोजीशन डिफाइन करते हैं, वन इज कॉल्ड एज एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन क्या होती है? जो माइनस क्यू प्लस क्यू को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सियल पोजीशन, राइट? दिस इज एक्सियल पोजीशन। और जो इनके परपेंडिकुलर होता है उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, दैट इज कॉल्ड 2kp अपॉन r क्यूब। बोलो याद है कि नहीं याद है? और इसकी डायरेक्शन डाइपोल के दिशा में होती है। लेकिन अगर मैं इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करूं, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज माइनस kp अपॉन r क्यूब, दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। मतलब अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ होगी, और यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे की तरफ, क्योंकि ये दोनों ही इक्वेटोरियल पोजीशंस हैं। क्या ये बात समझ में आती है? बात आती है पोटेंशियल की। अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं, तो एक्सियल पोजीशन में जो पोटेंशियल होता है दैट इज कॉल्ड एज kp अपॉन r स्क्वायर। अगर आगे देखोगे तो प्लस, क्योंकि प्लस के करीब हो, पीछे देखोगे तो माइनस, क्योंकि निगेटिव के करीब हो। बट अगर देखोगे बीच में जहां इक्वेटोरियल प्लेन है, यहां पर पोटेंशियल होता है जीरो। कितना? क्योंकि इसकी माइनस क्यू से दूरी और प्लस क्यू से दूरी कैसी होती है? जीरो। दिस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल प्लेन ऑफ जीरो पोटेंशियल। इसको बोलते हैं जीरो पोटेंशियल का इक्वेटोरियल प्लेन, इक्विपोटेंशियल प्लेन। आपने बोला सर अगर किसी जनरल पॉइंट थीटा पूछा जाए तो क्या करेंगे? मैंने कहा बहुत सिंपल है, इस डाइपोल को दो पार्ट में ब्रेक कर दो, क्योंकि मुझे पता है डाइपोल को वेक्टरली जुड़ा जा सकता है और डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके मैंने दो पार्ट ब्रेक कर दिए, एक के लिए ये हो गई एक्सियल पोजीशन और एक के लिए हो गई इक्वेटोरियल पोजीशन। तो मैंने दोनों के प्रभाव लिखे। मैंने कहा देखो पी कॉस थीटा का इफेक्ट क्या होगा? आपने कहा सर एक्सियल वाला इफेक्ट होगा, मतलब 2kp cos थीटा अपॉन r क्यूब लिख दूंगा। किस डायरेक्शन में? एक्सियल डायरेक्शन में। अगर मैं इसके कारण पूछता तो क्या होता? आप बोलते पी साइन थीटा का एक इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड आएगी, दैट इज के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। आपने कहा दोनों फील्ड लिख दी, दोनों को जोड़ दोगे तो रिजल्टेंट फील्ड मिल जाएगी। आपने कहा यस जोड़ देंगे, तो रिजल्टेंट फील्ड आ जाएगी, दैट इज ई नेट बराबर इनको स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो वी कैन गेट द सिंपल रिजल्ट ऑफ के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। और एंगल क्या होता है इसका? रेडियल डायरेक्शन से। दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड एज द आर कैप डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड एज द थीटा कैप डायरेक्शन। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो आर कैप डायरेक्शन से इसका एंगल बन जाता है tan अल्फा, अल्फा दैट इज tan अल्फा इक्वल्स टू tan थीटा बाई 2। ये बात दिमाग में रखनी है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, अगर मैं इधर किसी पोजीशन पे देखता तो यहां पे cos थीटा निगेटिव होता तो ई आर की वैल्यू नीचे की तरफ आती। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, पी इधर की तरफ होता, डायरेक्शन नीचे की तरफ आती। इधर की तरफ देखता तो यहां पे भी cos थीटा निगेटिव था, तो रेडियली इनवर्ड फील्ड बनती ई आर वाली। और यहां पर ई थीटा साइन थीटा पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज साइन बनेगी, लेकिन यहां पे साइन थीटा नेगेटिव हो जाएगा तो इसकी ई थीटा इधर की तरफ आ जाएगी। एट द सेम टाइम अगर आप कहीं इस इधर कहीं पोजीशन पे देख रहे होते तो वी कैन वेरी सिंपली से अगर एट दिस पोजीशन बात करते हैं तो यहां पर पी कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो के पी कॉस थीटा बाहर की तरफ जाएगा, ई थीटा सेम बाहर की तरफ आएगा। और साइन थीटा नेगेटिव होता है तो एंटी क्लॉकवाइज ना चल के क्लॉकवाइज साइंस में आ जाएगा, मतलब इट वुड बी समथिंग लाइक दिस वन। तो अगर हम यहां पर बात करते हैं तो वी कैन वेरी सिंपली डिफाइन दीज डायरेक्शंस आल्सो एक सर्कल पे। और बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए देख जरूर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसको हम बोलते हैं मोशन ऑफ डाइपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी डाइपोल को Na प्लस Cl माइनस को मैंने रख दिया किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो क्या होगा? सर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नेचर की, कैसी है? यूनिफॉर्म नेचर की है, तो दोनों चार्ज पे लगने वाला फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो नेट फोर्स हमेशा जीरो रहेगा। बट
इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क, और वो टॉर्क कैसा होगा, फोर्स कपल का टॉर्क होगा, मतलब इसका टॉर्क इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब कहीं से भी देखोगे द टॉर्क विल रिमेन सेम। तो आपने कहा सर बहुत अच्छी बात है, तो अगर मैं यहां पर बात करूं थीटा बराबर 0 डिग्री पे, क्योंकि टाउ की वैल्यू होती है पी क्रॉस सी, मतलब पी साइन थीटा, तो जब थीटा 0 होता है और 180 होता है तो वहां पे टॉर्क होता है 0, बट थीटा बराबर 0 डिग्री इज कॉल्ड एज द स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर इस इक्विलिब्रियम कंडीशन से आपने इसको थोड़ा सा डेविएट कर दिया तो ये ऐसे ऐसे फड़फड़ाता है, इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, अगर मैं स्टॉक को बैलेंस करता हूं तो ओमेगा स्क्वायर मेरे पास निकल के आता है पीई अपॉन ई, और टाइम पीरियड हो जाता है 2 पाई अंडर रूट के अंदर आई अपॉन पीई। यहां पर आई क्या है, आई इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डाइपोल, पी क्या है, डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट, एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें उसको रखा गया। इन दिस वे वी कैन फाइंड द टाइम पीरियड। अगर थीटा बराबर 180 डिग्री होगा तो वहां पर वो पार्टिकल नेट टॉर्क 0 एक्सपीरियंस करेगा, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, मतलब वहां ऑसिलेशन होने वाला नहीं है। थीटा बराबर 90 और थीटा बराबर 270 की अगर बात करते हैं तो यहां पर फोर्स तो 0 रहेगा लेकिन टॉर्क सबसे ज्यादा होगा, बट डायरेक्शन बदल जाएगा, एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो सेंस ऑफ टॉर्क अपोजिट होगा, मतलब प्लस और माइनस साइन आएंगे, बट मैग्नीट्यूड वाइज ये सबसे ज्यादा होगा, सबसे मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट पॉइंट उसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी एनर्जी क्या होती है, अगर मैं देखूं तो बोलूंगा माइनस क्यू और प्लस क्यू अगर लेकर आओगे तो दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज जीरो पोटेंशियल एनर्जी। आपने कहा क्यों, मैंने कहा देखो माइनस क्यू और प्लस क्यू लाने की मेहनत बराबर होने वाली है तो नेट जीरो हो जाएगा। इनके बीच की जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है इसको मैं नेग्लेक्ट करता हूं। क्यों नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि बेटा हर जगह ये कांस्टेंट रहेगी, जब तक डाइपोल जिंदा है तो उनके बीच की सेपरेशन डी है, उनका चार्ज क्यू है, तो ये कभी बदलने वाली नहीं। तो हम जब भी एप्लीकेशन में जाते हैं तो हमेशा चेंज इन पोटेंशियल की बात करते हैं, इसलिए हम इस फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं। आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है। तो अगर किसी भी थीटा एंगल में बात करें तो यू बराबर कितना होता है, आपने कहा माइनस का पी कॉस थीटा, थीटा बराबर 0 डिग्री, यहां पर पोटेंशियल सबसे कम होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, यू बराबर माइनस पी, एंड थीटा 180 डिग्री इज कॉल्ड एज द मैक्सिमम पोटेंशियल दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। नेक्स्ट आता है कॉम्बिनेशन ऑफ डाइपोल। अगर किसी डाइपोल को जोड़ा जाए, मतलब मल्टीपल चार्ज सिस्टम वहां पे रखा जाए, अगर उनका नेट चार्ज 0 हो रहा है, मतलब वहां पे डाइपोल के पेयर बन सकते हैं। अगर आप डाइपोल पेयर लेकर आते हैं तो आप सिंपली उनको ऐड कर सकते हैं, पी नेट इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। कंडीशन अप्लाइड कि वो सब डायरेक्शन, वो सब दूरियां बहुत छोटी होनी चाहिए, एक दूसरे के पास होनी चाहिए, तभी हम ये फिनोमेना अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहां पर अगर मैं बोलूं ए बहुत छोटा है तो यहां पर दो डाइपोल बनते हैं, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू का, एक माइनस क्यू का और प्लस क्यू का। तो अगर इनको लिखूं तो P1 हो गया क्यू इंटू ए, P2 हो गया क्यू इंटू ए, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा क्यू ए रूट टू। सिंपल सी बात, एक लाइन में आंसर। अगर आप बात करो यही सिस्टम कंटीन्यूअस चार्ज सिस्टम की तरफ चला जाए, अगर यही कंटीन्यूअस चार्ज सिस्टम होगा तो क्या होगा, आपने कहा सर सिंपल सी यहां पर कंसेप्ट आता है सेंटर ऑफ चार्ज का। जैसे हमने सेंटर पढ़ा सेंटर ऑफ मास का, वैसे होता है सेंटर ऑफ चार्ज का। मतलब अगर कोई भी चार्ज किसी एक स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, किसी एक शेप में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम उस पूरे के पूरे चार्ज को उसके सेंटर ऑफ मास पर कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, जिसको हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ चार्ज का, क्योंकि वही सेम इक्वेशन वहां पर भी निकलकर आ रही होती है। तो जैसे यहां पर एग्जांपल के तौर पे बात करें, अगर एक डिस्क है तो इसकी टू सेमी सर्कुलर डिस्क है जिसमें ऊपर पॉजिटिव चार्ज है नीचे नेगेटिव चार्ज है, तो सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है बेटा, आपने कहा सर 4r/3 पाइप में, तो इस प्लस क्यू को यहां से 4r/3 पाई मान लेंगे, इसको माइनस का 4r/3 पाई मान लेंगे, तो इस सिस्टम का जो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा दैट इज डिफाइंड एज q इंटू 2 इंटू 4r/पाई, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहां से हम डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं किसी भी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का बाय अज्यूमिंग द होल चार्ज टू बी कंसंट्रेटेड एट सेंटर ऑफ चार्ज दैट इज सिंपली ए सेंटर ऑफ मास। क्या बात समझ में आती है। नेक्स्ट आता है अपने पास डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म। अगर किसी डाइपोल को किसी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर कितना फोर्स लगेगा गुरु, तो उस पर फोर्स की कैलकुलेशन हम बहुत सिंपल तरीके से देखते हैं। द फोर्स इज सिंपली डिफाइंड एज px इंटू डी बाई dx। मतलब अगर मैं यहां पे बात करता हूं, सॉरी यहां पे px इंटू डी बाई dx इन आई कैप डायरेक्शन, py इंटू डी बाई dy बाई dy इन j कैप, एंड pz इंटू dz बाई dz इन k कैप डायरेक्शन, राइट। और यहां पर हम लोग अगर जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें कि यहां पर एक लैम्डा चार्ज डेंसिटी का एक वायर रखा है और यहां से किसी x दूरी पर एक डाइपोल रख दिया, पूछा गया इस पर कितना फोर्स लगेगा, आप बोलेंगे सर फोर्स बराबर डाइपोल, तो आपने कहा एक्स डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट, तो यही तो px बन गया, और डी बाई dx ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपने यहां पर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को जो एक्स डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको आप डिफरेंशिएट कर देते हो, तो यू विल गेट द रिजल्ट qd इंटू 2kx/x² इन द माइनस आई कैप डायरेक्शन। मतलब इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा, और यहां से आप डायरेक्टली फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें किसी तरीके की चैलेंज नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अगर कोई भी दो डाइपोल कोएक्सियल रख दिए जाए,
तो सेम वही कंसेप्ट जो हमने अभी सीखा है, एक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, उसको डिफरेंशिएट कर दो, यू विल गेट द सिंपल रिजल्ट। फ्रॉम दैट रिजल्ट वी कैन गेट द एफ ऑफ द कोएक्सियल डाइपोल्स इज 6p1 k टाइम्स ऑफ 6p1p2 अपॉन r क्यूब। बट अगर दो डाइपोल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो फोर्स हो जाएगा k इंटू 3p1p2 अपॉन r क्यूब। एक सेकंड, डायमेंशन थोड़ा सा गलत हो जा रहा है, आर की और 5 होना चाहिए, आर की और 4, सॉरी 5 बोल रहा हूं, आर की पावर 4 होगा बेटा यहाँ पे। एंड दैट इज ऑल। तो जल्दी से इसको फटाफट खत्म करो, और डाइपोल की बातें अगर सारी समझ में आ गई हैं तो अच्छे से फॉलो कर लो। थैंक यू।